है इसी इन रात में सोया ना था मैं पागल तू मैं ये भी न जाना। आज का M2 का UHS वालों का पेपर मेरे हाथ में है, प्रिंट आ गया मेरे पास और मुझे मेरे कबूतरों से कुछ खबरें मिली हैं कि ये एक मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो स्टैंड अप है, 8 क्वेश्चन उसी के सेम टू सेम इस पेपर के अंदर हैं। बताता हूँ कौन सी मेडिकल कॉलेज की है, और अगर वो सुन रहे हैं मेरी वीडियो तो वो तस्दीक करें इस बात की। मुझे अपने कबूतरों से खबर मिली है कि राई मेडिकल कॉलेज के जो स्टैंड अप हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, ये 8 क्वेश्चन, 9 में से 8 क्वेश्चन राई मेडिकल कॉलेज के स्टैंड अप के अंदर आ चुके हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक ही मेडिकल कॉलेज के टीचर ने अपना पेपर उठा के तो UHS को चिपका दिया, और UHS ने ऐसे उसको नीचे कॉपीराइट लिख के और जो है ना वो अपने स्टूडेंट्स को जो है ना डिलीवर कर दिया है। एक देखने में तो ये एक मायूब सी बात है, लेकिन अब क्या सच है क्या झूठ है अल्लाह जाने। अच्छा, आज का मैंने पेपर ये देखा है, इसको देखने में ये है कि आराम से होने वाला पेपर है, ज़्यादा तंग नहीं करने वाला। MCQs थोड़े से तंग करने वाले देखे गए हैं, जिसमें ज़्यादा ये था कि डरमा के जो है ना वो MCQs वो पास्ट के अलावा बिल्कुल न्यू थे, मतलब ऊपर ऊपर से जो ऐसा ना FCPS का लेवल होता है उसके थोड़ा सा ऊपर जाके उन्होंने जो है ना वो उसको टच किया हुआ था, सुनने में आया है। ठीक है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन होने वाले से हो गए हैं MCQs, कोई इतना मसला नहीं है। पेपर मैंने देखा है, इसको एक नज़र जाती मारी है, तो इसमें ये कह लें कि पास्ट वाले ज़्यादा सिनेरियोज़ हैं, लेकिन ये है कि अगर कहीं पे आता है ना कि सपोज करें टाइफाइड में स्टेप लेटर फीवर है, तो उसने स्टेप लेटर की जगह सिर्फ ये लिख दिया कि कंटिन्यूस फीवर है, छोटी मोटी जो है ना वर्डिंग की बस चेंजिंग की है, बाकी पेपर ठपा दिया उसने वैसे उठा के। देखो क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, साथ साथ हाई ग्रेड फीवर है, बैकिक है, वॉमिटिंग है, 3 डेज से WBC उसका देख लो, प्लेटलेट काउंट देख लो, सीधा सीधा केस किसका है, डेंगू का केस है, और इसके अंदर वही है, डेंगू हेमोरेजिक फीवर है, डेंगू शॉक सिंड्रोम है, देख के ही दूर से पता चल जाता है। नंबर सेकंड पे एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग है, कंफ्यूजन है। देखो ब्लड शुगर लेवल 500 है, अगर वो 600 से नीचे नीचे रह जाए तो हमारे पास क्या होता है, ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का केस होता है, लेकिन अगर 600 से ऊपर चला जाता है तो वो फिर हमारे पास हाइपर ऑस्मोलर स्टेट हो जानी थी। सिंपल सा ये एक पिक करने वाला स्टेट। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कि आया है उसको सोर थ्रॉट है, गला है, 15 दिन पहले उसका सोर थ्रॉट हुआ है। अब देखो रिपोर्ट में वो आया है आपके पास कि उसको डार्क कलर यूरिन आ रहा है फ्रॉम द लास्ट 1 डे, लेकिन उसकी गले खराब की हिस्ट्री कितनी है, 15 दिन की है। तो अब आप वो गले की हिस्ट्री के ऊपर जाएंगे कि उसको कब से गला खराब था। अगर ये हिस्ट्री 2-3 दिन की होती तो फिर हमारे पास आना था IgA नेफ्रोपैथी, लेकिन अब यहाँ पे गला खराब है तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसके अंदर अब यहाँ पे उसने कोला कलर यूज करने की जगह उसने डार्क कलर यूरिन यूज कर दिया। जैसे ये है कि स्टूडेंट थोड़े से घूम जाए, उनको टू द पॉइंट ना जाना पड़े, थोड़ा सा घूम के ऊपर जो है बाईपास से आने वाला काम इसने किया हुआ। नंबर 4 पे हमारे पास है, मैंने कुछ MCQ शेयर किए थे नगर्स, उसके अंदर था पक्का पहला आई थिंक या कोई 5वां 6वां MCQ जिसके अंदर था कि हमारे पास जो रोल्ड मार्जिन वाले अल्सर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो वो हमारे पास सीधा सा केस था हमारे पास बेजल सेल कार्सिनोमा का। वो मतलब वो MCQ को उन्होंने SCQ बना के सीधे सीधे दे दिया। ठीक है, बाकी वो डायग्नोसिस और अवेलेबल ट्रीटमेंट आप खुद भी लिख सकते हैं। फूड हैंडलर है क्वेश्चन नंबर 5 में, उसको एनोरेक्सिया वॉमिटिंग है और उसको कह रहा है कॉन्टिन्यूस फीवर है। ठीक है, यहाँ से भी सिनेरियो ना पिक हो तो फिर क्लिनिकल एग्जाम स्प्लीन जस्ट पाल्पेबल है, किसमें थोड़ी सी स्प्लीन जस्ट पाल्पेबल होती है, वो हमारे पास टाइफाइड फीवर ही था, या जिसको इंटेरिक फीवर कहते हैं, साल्मोनेला टाइफाइड। मैंने इसका निमोनिक बताया कि साले को टाइफाइड हो गया, उसको स्टेप लेटर फीवर होता है, रोज स्पॉट साला रोज देता है। ठीक है, तो वहीं से रोज स्पॉट पैटर्न जो है ना वो हमारे पास इसका आ गया है। ठीक है, फिर हमारे पास वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 में पाल्पिटेशन है, रेस्टलेसनेस है, डायरिया है, वेट लॉस है विद ट्रेमर्स है। वेट लॉस, ट्रेमर, गर्मी लग रही है, हीट इंटॉलरेंस है, सारी की सारी इसने बातें लिखी हुई हैं। तो मेरी ये किस चीज़ की निशानी है, पक्की पक्की है हाइपरथायराइड की। ठीक है, हाइपरथायराइड, बाकी वो उसमें बाकी चीज़ें आप लिख लेना। क्वेश्चन 7 में क्या है, वाइफ आती है, वो कहती है कि बंदा आया कि उसकी वाइफ उसको पॉइजन देना चाहती है, मल्टीपल वॉइसेस आ रही हैं उसके कानों में। तो मैंने निमोनिक बताया था कि शाजी को आवाज़ें आती हैं, शीज़ोफ्रीनिया, उसको मल्टीपल आवाज़ें आ रही थी, सिंपल सा केस है शीज़ोफ्रीनिया का, बाकी इसमें वो थेरेपी अपने करवा देनी थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि रिसेंटली उसने जो है ना वो अपने हस्बैंड को लॉस किया, तो मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ हिस्ट्री है कोई ट्रॉमा की, मतलब उसको कोई डिप्रेशन हुआ है पहले, कंप्लेन कर रही है डिस्टर्ब स्लीप की, और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है जी, गायनी ऑब्स में आया है पोस्टमार्टम, और इसके अंदर उसने घुमाने की कोशिश की है कि लोग बच्चों ने याद किया था कि गायनी में जो भी वार्ड आएगा वो शिहान सिंड्रोम का होगा, लेकिन उसने यहाँ पे विजाइनल डिलीवरी करवा दी है, और वो कह रहा है कि स्पॉन्टेनियस हुई है फॉलोड बाय पोस्टमार्टम हेमरेजेस, उसके बाद उसको हेमरेज हो गया, फिर एनयूरिक हो गई, तो ये था एनयूरिक, उसको पेशाब नहीं है बाहर। तो कुछ स्टूडेंट जो है ना वो शिहान सिंड्रोम लिखा है। अब देखो यहाँ पे मसला कहाँ पे है, गुर्दे के ऊपर है। तो आपने पढ़ा होगा
कि एजोटीमिया की AKI में हमारे पास था कि एजो प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल। जिन्होंने मेरी नेफ्रो वाली वीडियोस देखी है उसमें मैंने एक पूरा वाइट पेज पे चार्ट बना के दिखाया था जिसके अंदर था प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल। तो अब जब उसका खून ही निकल गया तो गुर्दे के पास पहुंचने से पहले पहले खून उसका लॉस हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये प्री रीनल एजोटीमिया की निशानी है लीडिंग टू AKI। सिंपल सी बात है। बाकी यहाँ पे सीरम पोटाशियम देखो, मैंने जो बायोकेमिस्ट्री वाली वीडियोस बनाई थी उसके अंदर मैंने केले का दिखा के बताया था कि 3.5 से 5.5 होता है। अगर 5.5 से अबव चला जाएगा पोटाशियम का लेवल तो हाइपरकलीमिया है, 3.5 से कम होगा तो वो हाइपोकलीमिया है। ठीक है, तो इसमें हमें 6.4 आ रहा है, पक्की पक्की निशानी है हाइपरकलीमिया, प्री रीनल एजोटीमिया विद हाइपरकलीमिया। आप लिख के आ जाना था, पूरा क्वेश्चन आपका अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ ये इतना सा पेपर था साहब। तो होपफुली सबका अच्छा हुआ होगा। ठीक है, था हलवा, लेकिन कुछ लोगों को डायग्नोसिस में शायद कुछ बनाने में मसला आया, लेकिन अगर कोई लिखा है तो इंशाल्लाह नंबर मिल ही जाएंगे। MCQs का सुना कि थोड़े से ट्रिकी थे, थोड़े से घुमाने वाले थे, लेकिन हो गए थे लोगों से। ठीक है, अब रह गया है जी S1 सर्जरी का। जहाँ तक मुझे पता चला कि वो है मंगलवार दिन पेपर है सर्जरी का। तो आज जुमा, हफ्ता, इतवार, सोमवार, 3.5 दिन बनते हैं। मैं कहता हूँ मोर देन इनफ है, मतलब करने वाले के लिए बहुत ज़्यादा है, ना करने वाले के लिए भी कम है। अभी से आप तो सबसे पहले अपनी बुक्स अरेंज कर लो। मेडिसिन का अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, जैसा भी हुआ, चुप करके उसको शापर में डालो उस किताब को और उसको साइड पे कहीं रख दो, दराज में, अलमारी में कहीं रख दो। S1 की सारा मटेरियल निकाल लो। जिन लोगों के पास मेरे PDFs हैं, ठीक है, ये मेरे पास किताब पड़ी हुई है S1 की, ठीक है, सर्जरी की, इतनी सी छोटी सी किताब है। बाकी लोगों को मैंने ये वाला जो PDF है, जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है व्हाट्सएप का, नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर ज्वाइन कर लेना। ये वाले मैंने MCQs शेयर किए हुए हैं। आई थिंक अगर कोई ये कर ले और ये कर लेना, उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा कवर। ठीक है, इसकी अब यही है कि आप रेपिटेशन के साथ जाएं तभी सर्जरी वन, क्योंकि अगर मेडिसिन को UHS वालों ने थोड़ा सा लाइट दिया है, इतना लाइट था नहीं, लेकिन अगर चलो आ गया लाइट, तो सर्जरी में हो सकता है वो रगड़ा निकाल दें। डरा नहीं रहा, लेकिन होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हमेशा बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए, अपनी तैयारी पूरी अच्छी करके जानी चाहिए। ठीक है, उम्मीद अच्छी की रखनी चाहिए ना। बाकी मेरे पास जो बुक पड़ी हुई है ना, तो मेरी जान मेरी सर्जरी की किताबें यही है। ठीक है, ये कोई एक इसकी वीडियो मैंने बनाई, एक इसकी बनाई, तो अगर हो सके तो मेरी समझ आती हो तो मैंने दिखा भी दूंगा। मैंने इसकी वीडियोस बनाई हुई जनरल सर्जरी की 1 आवर वाली। आई थिंक आज का दिन और कल का दिन जनरल सर्जरी आपकी थ्योरी वाइज कंप्लीट हो जानी चाहिए। बाकी परसों का दिन आपका पूरा MCQs पे जाएगा और आपके पास्ट पेपर को रिवीजन करने पे। जो मंडे का दिन है वो आपने पास्ट पेपर भी और MCQs दोनों रिवाइज करके जाना और फाड़ू तैयारी करके जानी है। ठीक है, अगर मैं फाइनल ईयर में हूँ तो मैं यही स्ट्रेटजी अपना के जाऊँ, या जो भी मुखलिसाना मशवरा जो है ना वो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मतलब इसके अंदर करने वाले गिनती के कोई 10-12 टॉपिक्स ही हैं, बाकी सारा हलवा है। उन 10-12 में से भी अगर आप चंद एक के ऊपर ज़्यादा जोर दे लोगे तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो मेरे पास पास्ट पेपर वाली बुक थी ना, ठीक है, जहाँ से मैंने करवाए थे कभी किसी दौर में, ये देखो, ठीक है, ये FE वाली पड़ी हुई है। तो यहाँ पे देखो मोर और लेस कोई 10 टॉपिक बनती है। ठीक है, रेडियो एक इंपॉर्टेंट है, ऑनकॉल इंपॉर्टेंट है, वेस्कुलर डिसऑर्डर तीनों आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, सर्जिकल न्यूट्रिशन अच्छी आनी चाहिए। बाकी इलेक्ट्रोलाइट वाला आपको मेडिसिन का हुआ है ऑलरेडी, उसी को सर्जरी में आपने काउंट कर लेना है, साथ में कुछ अगर छोटी मोटी हो। इसके लिए मैंने बड़ी हैवी वीडियो बनाई हुई है, देख लेना। वो टिश्यू रिपेयर है, ये सर्जिकल एनाटमी है, जिसकी भी समझ आती है या जहाँ से आपने सारा साल पढ़ा खुदारा अब भी वहीं से पढ़ लेना। ठीक है, तो बस ये थोड़ी है, लंबी है काम की शाम, अगर शाम ही तो है, लेकिन होपफुली कि सबकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। बाकी PDF मैं शेयर कर दूंगा, आज दोबारा शेयरिंग हो जाएगी। दुआ में याद रखना, मेरी दुआएं हैं आप लोगों के साथ कि अल्लाह अच्छा से एग्जाम दे। आज भी काफ़ी अच्छे मैसेजेस आए मुझे व्हाट्सएप के ऊपर। अभी भी मैं आधी चैट्स मैंने पढ़ी, आधी पढ़ी नहीं है, उसमें था कि बड़ी हेल्प होगी है, और अभी सर्जरी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि जल्दी से ज़रा कर दें। बंदा ने चीज़ खुद अभी पहुँचा हूँ, मैंने कहा चलो पहले वीडियो बना लेते हैं। पेपर मैंने मंगवाया हुआ, तो इसके बाद फिर मैंने वीडियो बनाई है। अब ये शाम तक इंशाल्लाह आप तक जो है ना ये पहुँच जाएगी PDF सारे के सारे। गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़। थाम लूंगा, मिलो तो फिर से एक दफा तो एक सवाल दूंगा, क्या इश्क कम था मेरा, हाँ कहोगी मान लूंगा।